हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया में यदि इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्कूल्स में देखते हैं हम, या किसी और अदर जो जहाँ असेंबली प्लेस होता है वहाँ पर देखते हैं बॉयज़ की अलग लाइन होती है, गर्ल्स की अलग लाइन बनवा दी जाती है। और जब कभी स्कूल में या कॉलेज में किसी तरह कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या करते हैं कि जो बाहर का काम है वो बॉयज़ को सौंप दिया जाता है। मार्केटर काम है, कुछ सामान लेके आना है तो बॉयज़ को भेजा जाता है। और वहाँ पर स्कूल में ही या कैंपस में ही डेकोरेशन का काम है या जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो हम गर्ल्स को दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी कहीं न कहीं बायसनेस हमारे अंदर भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा करिकुलम भी कुछ इसी तरह से फ्रेम है कि हम बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में डिफरेंस करते हैं, जो कि ये डिफरेंस नहीं करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर अनीता, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड जेंडर इश्यूज, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ और जेंडर मुद्दे, वो मुद्दे क्या हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी इसको देख पाएँ, सुन पाएँ। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, इसके रिगार्डिंग कौन-कौन सी पॉलिसी बनी हुई है। वो पॉलिसी इस बायसनेस को किस तरह से कम करने की बात करती हैं और क्या सिनेरियो क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। जो भी कमीशन आए, जो भी पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में इसको किस तरह से लिया गया। अब जो हमारी नेशनलाइज वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, इसके रेफरेंस में बात करते हैं। जो हमारा कमीशन था 1964-66, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, इस कोठारी कमीशन ने भी इसके रिगार्डिंग अपने सजेशन दिए थे। और हालांकि उसने इसको इक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उसने ये माना था कि जो वुमेन्स हैं वो जन्म देने वाली माँ जो है, जो फ्यूचर तैयार कर रही है हमारे देश का, उसके और उसी से ही वो क्या है कि उसी में ही उसको बच्चों को लालन पालन करना होता है। तो यदि वो माँ खुद एजुकेट नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को कैसे मोरल वैल्यूज दे पाएगी, कैसे उसे सही गलत की पहचान करा पाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या माना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन के पूर्ण विकास, जो रिसोर्सेज के पूर्ण डेवलपमेंट के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, और जो बच्चे हैं उन्हें जो हम बच्चों को अनुकरण विधि सिखाते हैं या फिर अपने उनको इस तरह की घर में जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग देने के लिए, बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए वुमेन्स को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। यहाँ इन्होंने बताया कि वुमेन इज ऑफ इवन ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन दैट ऑफ मैन, यानी कि वुमेन को वुमेन जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, उसको एजुकेट होना चाहिए देन मैन। तो यहाँ पर जो कमीशन है वो कमीशन ये कह रहा है कि जो हमें यदि सफल नागरिक का निर्माण करना है तो हमें उससे पहले वुमेन को एजुकेट करना होगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने इक्वालिटी के लिए कोई इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। तो यदि हम इसकी कोठारी कमीशन की बात करते हैं जो कि 1964-66 में आया, उसके बाद देखते हैं हम 1975 में यूएसए और जो आपका एमएचआरडी था, शिक्षा मंत्रालय, इसके द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई जिसे CSWI, कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये बनाया गया। और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जो कि कहलाई टुवार्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट 1975। ये जो रिपोर्ट बनी थी, समता की रिपोर्ट 1975 में, ये CSWI, जिसकी फुल फॉर्म है कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसने एक जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में इन्होंने जो वुमेन्स का इकोनॉमिक लेवल है, उस लेवल पर उसको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या अनइक्वालिटी है, इस पर इन्होंने जोर दिया, दबाव डाला और एक कंक्लूजन निकाला कि जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, उन्हें जो प्रोडक्टिविटी है
उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कहने का ये है कि जो उनकी जो नीड्स हैं उन नीड्स को भी इग्नोर किया गया है और उन्हें केवल इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो केवल घरेलू काम के लिए उनको तैयार किया जाता है, होम मेकर बनाया जाता है उनको, और उन्हें जो हमारे तरह तरह के प्रोडक्टिव हैं या जब कंपनीज की हम बात करते हैं या किसी और प्रोफेशनल की बात करते हैं, उस प्रोफेशन में उनको पूरा स्थान नहीं दिया गया है जो कि उनको दिया जाना चाहिए था। वुमेन्स की लोकल नीड्स और स्पेसिफिक जो नीड्स हैं, इस नीड्स को उन्होंने इस नीड्स को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो नीड्स हैं वो नीड्स पूरी होनी चाहिए, जिससे कि वो भी प्रोडक्टिविटी में पूरा अपना साथ दे सकें। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन इस तरह की है, वुमेन को केवल घरेलू जिंदगी के लिए तैयार करती है और महिलाओं के उत्पादक क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी को नेग्लेक्ट करती है, नकारती है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट बुक है, हमारी टेक्स्ट बुक को रिवाइज करना चाहिए और वो इस तरह से रिवाइज हो कि वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया जा सके, वुमेन एजुकेशन इसमें केंद्रित किया जा सके। यहाँ इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है, उस भागीदारी जिसको नकारा गया है उसको एक्सेप्ट किया जाए। इसके बाद एक रिपोर्ट और आई जो कि थी आपकी श्रम शक्ति, यहाँ पर शक्त हो गया है, श्रम शक्ति रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ऑन एम्प्लॉयमेंट वुमेन एंड वुमेन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ये ऐसी पहली कमेटी थी जिसने की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में असंगठित क्षेत्रों में वुमेन्स की जो रोल है, उस रोल को उन्हें क्लियर किया कि क्या रोल है। इस क्षेत्र में वुमेन्स को जो स्पेसिफिक और उसकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम उनकी नीड्स को तभी फुलफिल कर पाएंगे जब हम उनको एजुकेट करेंगे। और यहाँ इन्होंने कहा कि जो वुमेन्स हैं उन्हें भी इक्वलिटी के धरातल पर लेके आया जाए। कमीशन ने भी महसूस किया कि समानता के लिए सबको ही समान अवसर प्रदान किए जाएं, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और सफलता के लिए जरूरी है कि जो ऐसे हम एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो सक्सेस मिले उनको, और वुमेन और मैन में किसी भी तरह की जो है अनइक्वालिटी ना हो, सभी को दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और साथ साथ में जो कमेटी थी, इस कमेटी ने सुझाव भी दिया कि जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनके करिकुलम को ज़्यादा रेलिवेंट बनाया जाए और साथ ही इन्हें हिस्ट्री और साइंस के साथ साथ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी नॉलेज दी जानी चाहिए और वुमेन्स को सेंटर में लाने के लिए जो बुक्स हैं उन बुक्स को रिवाइज किया जाना चाहिए। इसके बाद आपकी आ जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की पॉलिसी। इस पॉलिसी ने अपना एक अलग विजन दिया और इसमें कहा कि जो हमारी एजुकेशन है उस एजुकेशन में हमें कुछ बेसिक चेंज लाना चाहिए। उस बेसिक चेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और ये चेंज क्या, और इन्हीं के ही रिकमेंडेशन पर जो टेक्स्ट बुक थी उस टेक्स्ट बुक को रिवाइज किया गया और एनसीईआरटी ने भी अपने करिकुलम के जरिए जेंडर समानता लाने के लिए अध्यापक हैंडबुक्स की सीरीज को जारी किया। जो ये टीचर्स हैंडबुक है, टीचर हैंडबुक को इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया जिससे कि दोनों में इक्वलिटी आ सके और शिक्षा के समान अवसर को उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 एनसीएफ 2000। इस एनसीएफ 2000 में बिल्कुल क्लियरली कहा गया कि एजुकेशन से ही वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, ऐसा रिसोर्स है जिससे कि वुमेन एम्पावर हो सकती है और वुमेन एम्पावर होगी और जिससे कि उसे अपने राइट्स और ड्यूटीज तो पता ही हैं, साथ में राइट्स का भी उसको पता चलेगा कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उन राइट्स को उसे कैसे अवेयर करना है। जो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के सेक्शन की जो शुरुआत है उस शुरुआत में ही समानता के बारे में जो है विस्तृत और व्यवहारिक कथन मिलते हैं, फिर भी जेंडर आधारित भूमिकाएं आकर जो सिमट जाती हैं। यहाँ पर जो हम जेंडर और इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो रूरल एरियाज में गर्ल्स हैं उन गर्ल्स तक एजुकेशन को पहुंचाना और स्कूल करिकुलम में
किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट न होना, इस बायसनेस को दूर करना, जो बॉयज और गर्ल्स में पक्षपात होता है इसको दूर हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में गर्ल्स की एजुकेशन को सामाजिक एकता के लिए शिक्षा के अंतर्गत भी रखा गया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो एनसीएफ में कहा गया कि शिक्षा की समानता लाने में सहायक भूमिका को परंपरा के दायरे में स्वीकार किया गया है और महिलाओं को जो है प्रजनन के नजरिए से देखा गया है। यदि महिलाओं में परिवर्तन बनाना है, परिवर्तन लाना है, तो शिक्षा तक समान पहुंच अनिवार्य है। यहाँ पर एनसीएफ में कहा गया है कि भाई यदि हमें परिवर्तन लाना है, हमें चेंजेस लाना है, तो हमें शिक्षा तक समान पहुंच बनाना अनिवार्य है। इसलिए महिला की शिक्षा उन्हें परिपूर्ण, महिलाओं को यदि हम एजुकेट करते हैं तभी वो स्वास्थ्य के बारे में जान पाएंगी, पोषण के बारे में जान पाएंगी, उत्तम व्यवस्था के बारे में जान पाएंगी। तो इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है। साथ ही छोटे बच्चों, विशेषकर जो गर्ल्स हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए एजुकेशन देना उनको बहुत जरूरी है, जिससे कि भविष्य में वो उस सामाजिक और विकासात्मक परिणाम दिखाई दे सके। तो यहाँ पर ये आपके सारे जो जेंडर इश्यूज थे, इन इश्यूज के बारे में बात की गई है। और जो पॉलिसी हमारी बनी है, जो समानता की रिपोर्ट आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई आपकी 1986 करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें क्या कहा गया, ये सब आज हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ ही ये सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।